हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूपी टीईटी, सीटीईटी और उत्तराखंड टीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ये बाल विकास का है और ईवीएस का भी अलग से मिलेगा, मैथ्स का भी मिलेगा और हिंदी का भी मिलेगा और संस्कृत का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, उसका ट्रिक मिलेगा दोस्तों। तो आज से हम ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। तो आज से हम बाल विकास का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और अगले वीडियो में ईवीएस का भी रहेगा और अलग अलग रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। सीखने की वह अवधि या समय जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति और अवधान। स्मृति तो होगा नहीं, ये तो याद करने से हो गया, और अवधान ये ध्यान हो गया, ये भी इससे नहीं आएगा। सीखने का वक्र दोस्तों और ये पठार का मतलब हो जाता है रुकावट। तो ये जब होता है तो सीखने की वह जिसमें प्रक्रिया में कोई उन्नति ही नहीं होती है तो वो सीखने का पठार कहते हैं। और सीखने का वक्र अलग हो जाता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, सीखने का वक्र अलग अलग हो जाता है, जिसमें से तो अधिगम का वक्र या सीखने का वक्र उसे कहते हैं जिसमें जो है हमें ये बताया जाता है कि जो प्रगति हो रही है या अवनति हो रही है, यानी कि प्रगति यानी कि बढ़ना और अवनति का मतलब घटना, यानी कि अधिगम बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये हमें सीखने का वक्र बताता है। और सीखने का पठार जो है ये अधिगम में रुकावट बताता है। समझ गए। चलिए अब आता है दूसरा क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि के कितने सूत्र, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो ये मानसिक आयु वास्तविक आयु होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, इसका सीधा होगा जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। चलिए बुद्धि लब्धि का सबसे पहला परीक्षण कौन किया था, तो बी ने किया था। समझ गए। पहला परीक्षण है तो बी ने, तो बी ने जो है ये मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण करता था। फिर उसके बाद स्टर्न आए जो वास्तविक आयु जोड़े, और लास्ट में ये टर्मन जो है दोस्तों ये इसका आंकिक निरूपण किया, तब जाके पूरा फार्मूला बन गया मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। अब मानसिक आयु से हमारा क्या तात्पर्य है इसको जानते हैं। मानसिक आयु वो होता है जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आयु से ज़्यादा या अधिक कार्य करता है, उसे हम मानसिक आयु कहते हैं। दूसरा है वास्तविक आयु। वास्तविक आयु वो होता है जो हमारी वास्तविक जो एज होती है। चलिए 4 तो होगा ही नहीं। और अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जो है कोहलर तो किया नहीं, ये सूज का सिद्धांत दिया, पावलोव जो किया नहीं, थॉर्नडाइक इसका जो है प्रतिपादक है। गेस्टाल्टवाद तो है नहीं, गेस्टाल्ट यही कोहलर सब का सब आ जाता है। तो थॉर्नडाइक ने सीखने का 3 सिद्धांत दिया था। एक तो तत्परता का सिद्धांत, पहला क्या है दोस्तों, पहला है तत्परता का सिद्धांत, यहाँ पे ये अलग कर देते हैं। पहला है तत्परता का सिद्धांत, दूसरा है प्रभाव का सिद्धांत, और तीसरा है यह यहाँ पे दिया हुआ है भूल, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ये तो ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। तत्परता में बोला कि तब तक कोई भी चीज़ या कोई भी बालक तब तक नहीं पढ़ सकता है जब तक उसके प्रति तत्पर ना हो। और ये प्रयास एवं भूल के सिद्धांत में बताया कि इसमें प्रयास एवं भूल में जब तक कोई बालक अभ्यास नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा नहीं। तो ये इसका मेन नियम 3 है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। सॉरी, यहाँ पे अभ्यास का नियम। और ये जो है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दोस्तों, ये उसका क्या है, गौण नियम है। गौण नियम भी ये कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। समझ गए। चलिए आगे हम देखते हैं। अब ये भी उन्हीं का सिद्धांत था, ये 5 गौण नियम भी दिए हैं। और मेन इसका जो है ये 3 हो जाता है, तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत। तत्परता में कोई भी काम तत्पर रहते हैं तभी हम उसको कर सकते हैं,
अभ्यास, जब तक उसको अभ्यास नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे, अभ्यास करने से वो याद होता है। और प्रभाव का सिद्धांत, जब तक कोई भी कार्य करने से जब हमें संतुष्टि मिलती है तो हम वो काम और ज़्यादा करते हैं। तो ये तीनों हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 23 जोड़ी होती है गुणसूत्रों की संख्या। 5 में देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? हल तो दिया नहीं, थॉर्नडाइक दिया नहीं, ये हेगार्टी है, ये भी नहीं, तो स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक BF स्किनर। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, जिसे हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। समझ गए? स्किनर के इस सिद्धांत के आधार पर हम क्या करते हैं कि पाठ्यक्रम को सरल बनाने हेतु क्या करते हैं, उसे हम छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं या खंड में बांट देते हैं, जिससे हमारा अधिगम क्या हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। समझ गए? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए, इसमें जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्बलन का व्यापक महत्व है। पुनर्बलन यानी कि दंड हुआ, पुरस्कार हुआ, परिणाम एवं ज्ञान के रूप में होते हैं इसमें पुनर्बलन। समझ गए? तो 6 नंबर है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर इसमें से अधिगम से संबंधित है। समझ गए? डायरेक्ट इसमें होगा, अधिगम से संबंधित है। इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, ये गेस्टाल्टवादी हैं। तो यहाँ पे देखिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो ये RV कैटल हो जाएगा। यह कौन हो जाएगा? RV कैटल। तो बुद्धि के तरल एवं क्रिस्टलीय जाए क्रिस्टलाइज प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? RV कैटल। तो ये सिद्धांत जो है वंशानुक्रम, कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्था के दी हुई विशेषताओं पर आधारित है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सृजनात्मकता के लिए। सृजनात्मकता के लिए शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके अनुसार, किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो सृजनात्मकता के लिए। 8 में देखिए, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ये तो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। डेनियल गोलमैन जो है ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। सीधा इसको याद रखना। ये अपने इसका पुस्तक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इनके पुस्तक का नाम क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है? यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन इसमें आंसर है जो सभी से अलग है। एक में है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, 2 में है समान अवयवों का सिद्धांत, 3 में है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, और 4 में है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, ये ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। समझ गए? यह सिद्धांत जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल द्वारा दिया गया था, ये 1943 में दिया गया था। जबकि अन्य तीनों सिद्धांत जो है ये अधिगम से संबंधित है। ये भी अधिगम से संबंधित है, ये भी अधिगम से संबंधित है, और ये भी अधिगम से संबंधित है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ये कौन दिया है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। ये ब्लूम ने संज्ञानात्मक संप्राप्ति के 6 भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक था ज्ञान, दूसरा था अवबोध, तीसरा था अनुप्रयोग, चौथा था विश्लेषण, और 5वां था संश्लेषण, तथा लास्ट था इसका मूल्यांकन। तो इसका समझ गए? तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे न्यूनतम स्तर इसका क्या है? ज्ञान है। उसके बाद क्या है? अवबोध है। उसके बाद प्रयोग है, अनुप्रयोग है। उसके बाद विश्लेषण है, तब संश्लेषण है, और लास्ट में क्या है? मूल्यांकन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर देखिए, जब एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, वह उदाहरण किसका है? तो ये जो है
किसका है? एक में है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, 2 में है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, और 3 में है द्विपार्श्विक अधिगम का, 4 में है कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो समझिए एक तरह से। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों, तो जैसे इसमें बोल रहा है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो ये जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। इसमें होता क्या है कि जो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है, ये ऊर्ध्व अधिगम सीखने की एक समांतर स्तर से उसी स्तर में एक उच्च स्तर के में सीखने की प्रक्रिया होती है। समझ गए? इसमें क्या होता है, जो हम सीख रहे हैं, जिस स्तर से हम सीख रहे हैं उसी स्तर का क्या है, उससे ऊपर के उसी से रिलेटेड वो स्तर और उसका उच्च स्तर रहता है, तो उसे हम क्या करते हैं, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहते हैं। और इसमें एक तो और है, तो इसमें क्या समझे, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण क्या होता है कि जब निम्न स्तर के ज्ञान जो है हमें उसी से रिलेटेड उच्च स्तर के ज्ञान में प्रयोग होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहते हैं। और क्षैतिज अधिगम अंतरण वो होता है जब दो अधिगम आपस में न जुड़े हों फिर भी एक दूसरे का प्रयोग जो है हो जाए, तो इसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान जो है गणित के सूत्रों में काम आता है, भौतिक विज्ञान में क्या होता है, गणित के सूत्र जो है काम आता है, उसे क्षैतिज अधिगम कहते हैं। और द्विपार्श्विक कहते हैं जब एक जगह सीखा गया अधिगम उसी से मिलते जुलते लेकिन अलग परिस्थिति में प्रयोग हो, तो उसे हम पार्श्विक अधिगम कहते हैं। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण है, नहीं है? अधिगम का पठार ऊपर में बता दिए हैं। 1 में है प्रेरणा का सीमा, 2 में है विद्यालय का असहयोग, 3 में है शारीरिक सीमा, 4 में है ज्ञान की सीमा। तो इसका हो जाएगा निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। तो सीखना या अधिगम एक स्थिर हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सीखने का पठार कहते हैं। तो निम्नलिखित अधिगम के पठार के निम्नलिखित कारण जैसे ज्ञान की सीमा, उत्साह का प्रेरणा, और है शारीरिक क्रिया की सीमा, कार्य की जटिलता, ये सब इसका क्या है, अधिगम के पठार की विशेषता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग जो है ये इसका आंसर नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप। तो ये जो है ये गेट्स के अनुसार होगा। इस किसका होगा, ये गेट्स के अनुसार, इसमें कुछ नहीं है, बस ये गेट्स के अनुसार होगा। 15 में स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है किसका, तो ये जो है बुद्धि का मापन करता है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, बीने जब ही आए तो बुद्धि आ जाए। चलिए अब आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14-15 हो गया, अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, तो ये जो है इसका जो है जुंग ने किया था। ये कौन किया था, तो जुंग ने किया था। ये कौन किया था, कार्ल जुंग ने। चलिए अब अगले देखिए 17 नंबर। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक कारक, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन और वंशानुगत तत्व। तो इसके सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा आपका सामाजिक परिवेशजन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बच्चे के समाज के विकास को प्रभावित करने वाला ये जो है बहुत प्रमुख कारक है। सामाजिक परिवार के पश्चात बालक समाज में ही जाता है, वो उसके जहाँ बालकों का सर्वांगीण विकास जो है जैसे सामाजिक, मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक सभी विकास होता है। चलिए 18 नंबर देखिए। अब निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। 1 में देखिए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, 2 में है अनियमित विकास का नियम, 3 में द्रुतगामी विकास का नियम, 4 में कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम।
तो इसमें क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास का क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूरगामी विकास का परिणाम। क्या हो जाएगा, दूरगामी विकास का परिणाम, क्योंकि शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी द्रुत यानी कि तेज। द्रुत का मतलब होता है दोस्तों तेज गति से होता है। द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास के प्रमुख नियम। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत तो होगा ही, परस्पर संबंध का तो होगा ही, समान प्रतिमान का होगा ही, तो ये 1 नंबर इसका ऑप्शन नहीं होगा सीधा। चलिए तो विकास का सिद्धांत जैसे और भी है, निरंतरता का सिद्धांत है, इसमें दिया हुआ है परस्पर संबंध का, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, तो ये सब आ जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है। तो ये वैज्ञानिक का नाम है, ये गैसेल के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार के संवेग, ये तो सीधा सीधा ये मैकडूगल हो जाएगा। कौन होगा, ये मैकडूगल हो जाएगा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं मैकडूगल, जॉन ए मैकडूगल ने संवेग से संबंधित 14 प्रकार के प्रवृत्तियों को बताया, जिसमें से प्रमुख है भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, कामुकता, ये सब और इत्यादि। चलिए 22 नंबर देखते हैं कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। तो 22 नंबर में दोस्तों इसका हो जाएगा सीधा रॉस के द्वारा यह कथन किया गया है, यानी कि किसी वस्तु, विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को हम अवधान कहते हैं, यानी कि ध्यान। जब किसी पर कोई भी चीज़ पर हम अपना मन जो है यानी माइंड जो है कंसंट्रेट कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं, उसे हम अवधान कहते हैं। समझ गए। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर में है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो अभी इससे पहले हम बताए थे कि थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सीधा सीधा ये हट जाएगा। चलिए 25 नंबर में देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने कहा था। तो ये स्पीयरमैन ने दिया था। एक था द्विकारक सिद्धांत का, जैसे इसमें जी कारक और एस कारक, यानी कि जनरल कारक और स्पेसिफिक, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। समझ गए। जनरल फैक्टर जो है ये जो है जनरल फैक्टर सभी में पाया जाता है और स्पेसिफिक फैक्टर जो है जन्मजात होते हैं। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर में बोला निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, ये 1 नंबर में है। 2 में सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर, और 3 में है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पैवलव, ये सही बात है। तीसरा तो सही है, दूसरा भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये यहाँ पे दिया हुआ है हल, तो इसमें से कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। तो सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया है, ये सही बात है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इससे पहले भी पढ़े हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हम यहाँ पे पढ़े हैं, देख लीजिए। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कौन दिया है, स्किनर। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए मिल गया, काम आ गया। चलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर दिया हुआ, ये भी ठीक है, 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, ये भी सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पैवलव दिया है। तो 4 नंबर जो है ये ऑप्शन नहीं होगा। सीखने का समग्र सिद्धांत का जो है ये शिक्षा का दर्शन है। समझ गए। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सृजन होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सृजन लग जाएगा, सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है क्रो के द्वारा बोला गया है। सॉरी दोस्तों, ये क्रो नहीं होगा, इसका गाल्टन होगा। कौन होगा, तो इसका गाल्टन हो। ये गाल्टन को जो है सृजनात्मकता के, सृजन शास्त्र के पिता कहा जाता है। समझ गए। तो इसका सृजन शास्त्र का उद्देश्य है कि अनुवांशिकी एवं मानव आबादी का विकास करना। चलिए 28 नंबर में देखते हैं, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का चर्चा किसने किया था। तो ये
क्रैसमर ने किया था। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने किया था? ये क्रैसमर। 29 नंबर देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों ये जो है क्रो एंड क्रो का है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो क्रो एंड क्रो। 30 में है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है? तो ये मध्य किशोरावस्था में होती है। समझ गए? विद्रोह की भावना ये मध्य किशोरावस्था में होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमें मोटिवेट करते रहें। इसी तरह हम आगे और भी वीडियो हम डालते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।